बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफ़ूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, आपके अपने प्रोग्राम PTV नेशनल पेशावर की लाइव ट्रांसमिशन के साथ PTV पेशावर के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और उस पर आप है 92111214 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं आप। और अगस्त का खूबसूरत महीना है जी, और इस खूबसूरत महीने में जैसे हम जब घरों से बाहर निकलते हैं हमें ऐसे लगता है जैसे एक ईद का समा है, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं और अगस्त और 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां अरूज पे हैं, ज़ोरों शोर के साथ चल रही हैं। तो हम यही कहेंगे जी कि इस अगस्त के खूबसूरत महीने में 14 अगस्त की जो खुशियां उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करें कि दूसरों को इन चीज़ों से तकलीफ़ या परेशानी ना हो। प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आपको पता है जुम्मे का जो दिन होता है, इस दिन हमारा बेसिक जो फोकस होता है वो आपकी सेहत के हवाले से होता है। हमारी कोशिश होती है कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और साथ साथ अपनी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं वो भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बग़ैर ताख़ीर के हम जो है तो डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मोहम्मद अरशद अवान साहब होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर हैं। बारहा आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको देख चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्लाह का। जी डॉक्टर साहब, बहुत सी बीमारियों पे हम बात कर चुके हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिन पे हमने बात करनी है, और एक कॉमन सी बीमारी जो मुझे ऐसी लगती है कि बहुत से आजकल जैसे देखें कि हर 5वें 6ठे बंदे को अगर आप पूछें तो वो कहते हैं कि जी मुझे थायराइड का इशू है। तो पहले तो ये बताइएगा कि थायराइड है क्या चीज़? थायराइड इंसान की गर्दन में तितली नुमा एक ग्लैंड है जिसके बड़े फंक्शन हैं, और ये काफ़ी फंक्शन करता है। जिस तरह जिस्म को तवानाई प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म जो चीज़ हम खाते हैं उसको तोड़ता है, जोड़ता है, और पूरी बॉडी में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तवानाई प्रोवाइड करता है। तो इसका ये फंक्शन होता है, और फिर जब जिसमें ख़राबी होती है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि थायराइड होने की वजह क्या है, वजूहात क्या हैं, क्या ऐसी वजह बनती है कि जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है? थायराइड एक तो इसको जेनेटल मसला भी होता है, यानी अगर किसी की माँ को वालदेन में किसी को मसला है तो उसके बच्चों में भी हो जाता है, और बचपन से ही हो जाता है। सही। जब वो माँ के पेट में बच्चा होता है वो कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और उस माँ को भी थायराइड जो है वो हो जाता है। इसी तरह इसके मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में ख़राबी पैदा हो जाती है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड तब काम करता है जब उसको सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल कौन देता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड देता है जो हमारे दिमाग के अंदर होता है। अब दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। सही। तो इसमें किसी में भी ख़राबी हो तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। सही। जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि थायराइड जाहिर सी बात है कॉमन सी चीज़ है, हमारे उस पार व्यूअर्स जो बैठे हैं बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बताते रहेंगे, साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिसके ज़रिए आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे होगी। ये भी बताएंगे कि जब ये बीमारी हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या ऐसे आपके जिस्म में जो है चेंजेस आती हैं कि जिससे आपको लगेगा कि आपको डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि तितली नुमा ग्लैंड बढ़ जाता है या बन जाता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थायराइड होता है लेकिन उनके गले पे नूर नज़र नहीं आता, वो बस कॉमन सा इसी तरह नेक ठीक होती है, लेकिन जब वो टेस्ट कराते हैं T3 T4 तो उनको पता चलता है कि जी थायराइड है और अंदर की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस बताइएगा कि कितनी इकसाम है थायराइड की? देखें, थायराइड जो TSH जब इसका टेस्ट किया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जब इसका टेस्ट किया जाता है तो उसमें पता चलता है या T3 में या T4 में मसला आ जाता है जी। या हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपोथायराइडिज्म होता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है। अब जो बात आपने की है ग्लैंड के हवाले से, तो बाज़ मरीज़ों का ऐसा होता है कि जब इसमें ख़राबी पैदा हो जाती है तो वो ग्वाइटर जिसको कहते हैं, गिल्ड जिसको कहते हैं, वो बन जाता है और गर्दन जो है सूज जाती है, वो ग्लैंड जो है सूज जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ का ये मसला होगा। उसके फंक्शन के अंदर मसला तो हो सकता है, उसमें जो थायरोक्सिन जो पैदा होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का जो थायराइड ग्लैंड है ये फूल जाएगा। हर किसी का ग्वाइटर नहीं बनता है, बाज़ मरीज़ों का बन जाता है, इवन इतना भी बन जाता है कि वो बिल्कुल हर बंदे को सामने नज़र आता है। हम जब इसको चेक करते हैं तो सिंपल ये करते हैं कि एक गिलास पानी दे देते हैं, जब वो पानी पीता है तब इससे वो ग्लैंड बाहर निकल आता है, या यहाँ पर एक खड्डा नुमा चीज़ बन जाती है।
तो उससे पता चल जाता है कि ये थायराइड ग्लैंड है, और नहीं तो फिर इस हार्मोन का टेस्ट भी किया जाता है, उस टेस्ट के ज़रिए भी पता चल जाता है। तो जब इसकी ख़राबी पैदा हो जाती है तो फिर उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं जो हम प्रोग्राम में आगे जिक्र करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे नॉलेज में ये चीज़ अभी आई है, आपने कहा कि कम या ज़्यादा होना, दोनों वजूहात से ये कॉमन चीज़ हो सकती है। ज़्यादा का तो आपने बता दिया, और बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके गले पे नज़र आ रहा होता है, और मेरी अपनी वालदा का है, लेकिन क्योंकि बढ़ता नहीं है तो वो उनको कोई नुकसान नहीं दे रहा, तो उसकी कोई ऐसी ख़ास मेडिकेशन नहीं होती है। हाँ, हार्ट बीट उनकी अनस्टेबल कभी कभी हो जाती है उस चीज़ से, लेकिन इतना कोई मसाइल नहीं है। कुछ लोगों के बहुत बड़े होते हैं। ये कम होने वाली जो आपने बात बताई, इस पर थोड़ी रोशनी डाली कि कम होने का क्या सीन है? देखें, हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, इसको कम यानी हाइपोथायराइडिज्म जब ये कम होता है जी, तो इससे, और ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि 80% मरीज़ों का जो है वो हाइपोथायराइडिज्म ही होता है, उनकी थायराइड का लेवल जो है वो कम होता है। हो जाता है। उससे ये होता है कि सांस की तकलीफ़ हो जाती है, मोटापा होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात चलते फिरते उठते बैठते सांस बंद हो जाती है। सही। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन इसके साथ पैदा हो जाती हैं। ठीक जी। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब, अब चीज़ें तो काफ़ी आपने बता दी, क्योर क्या होगा इसका, क्या परहेज़ होगी? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाएं, इस नमक से आपके थायराइड को आपको बहुत फ़ायदा होगा और थायराइड में कमी होगी या बढ़ेगा नहीं, या कुछ कॉमन सी चीज़ें जो हम मोस्टली सुनते हैं, या हम खुद भी अब इतने मीडियम्स हो गए हैं कि हम रिसर्च करके भी खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये इस तरह करना है, इस तरह। आप ये बताइएगा कौन सी ऐसी खुराक है जो हमें लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी खुराक है जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें? थायराइड में ख़ासकर जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है जी, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ख़ासकर अगर देखा जाए तो पहले अगर रोटी से स्टार्ट करें सही, तो रोटी के अंदर ग्लूटन होता है। ठीक है, तो वो ग्लूटन जो है वो थायराइड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और उसके फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए ग्लूटन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, तो अगर थायराइड वाले मरीज़ को प्रॉब्लम करती हैं तो उसको कम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ग्लूटन मौजूद होती है, ग्लूटन होती है, राई होती है, जौ होता है, सही, जो थायराइड वाले मरीज़ को नुकसान देता है। सही है, इसी तरह मीठी चीज़ें, जिन खासकर जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं तो उनको नमक वाली चीज़ें और ख़ासकर मीठी चीज़ें जो हैं उससे ये कम परहेज़ इस्तेमाल करना सही। चाहिए। चिकनाट वाली चीज़ें जो हैं कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये थायराइड के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होता है। सही, तो थायराइड में तो बहुत कुछ खाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं खाई जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि आयोडीन के मसाइल इसमें पैदा हो जाते जी। हैं, आयोडीन की कमी होती है, और बहुत सारी रिसर्च ये भी कहती हैं, बल्कि मुख्तलिफ इलाज में यही है कि जो समुंदर का नमक होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा, जिससे उसके अंदर जो आयोडीन की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है, तो मरीज़ जो है नॉर्मल हो जाता है। सही, अब यहाँ पर अगर मज़े की बात मैं बताऊँ आपको, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, और मैं ये यकीन से ये बात कहता हूँ कि तकरीबन हमारे पास आने वाले 70-80% मरीज़ थायराइड से उनकी जान छूट जाती है। सही, कैसे छूट जाती है? आपने पिछले प्रोग्राम के एंड में एक बात की थी कि बहुत सारे लोगों की ज़ुबान के ऊपर ये मिथ है कि होम्योपैथिक के अंदर स्टीराइड है। तो मैं इसको भी वाजे कर देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर कि बहुत सारे लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक क्या चीज़ है। सही, अभी लोगों के जहन में ये चीज़ है ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि होम्योपैथिक चीज़ क्या है, और ये स्टीराइड से कोई ठीक भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी ऐसा है कि जिस तरह थायराइड में सबसे कॉमन मसला जो होता है वो आयोडीन की कमी होती सही। है। आयोडीन का मसला होता है, वो उसको डिस्टर्ब करता है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, फिर थायराइड के अंदर मसले पैदा होते हैं और इंसान की पूरी बॉडी में उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो अब जब हम देखते हैं हमारे पास थायराइड का कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहली मेडिसिन जो मेरी क्लिनिक में लिखी जाती है तो वो नट म्यूर जो है वो हर मरीज़ को। सही, अभी नट म्यूर कौन सी मेडिसिन है? नट म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो आयोडीन से बनी हुई है, नमक से बनी हुई है। तो ये चूँकि पोटेंसी में होता है, तो पोटेंसी आपकी बॉडी के अंदर जिस चीज़ की अभी थायराइड आयोडीन की कमी है जी, तो पोटेंसी उस चीज़ को रेगुलेट कर देती है, सही। उसको ठीक कर देती है। सही है, वो वैसे तो कमी को नमक नॉर्मल रेंज पे ले अगर आती है। कम है या ज़्यादा जी, है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, सही है, तो नट म्यूर जब इस्तेमाल किया जाता है सही, तो यकीन माने कि इस एक मेडिसिन से मैं 200 ताकत में हर 2-3 दिन के बाद रिपीट करवाता हूँ तो मेरे पास कई मरीज़ ठीक हुए हैं। सही, इवन थायराइड की वजह से जिन मरीज़ों को शुगर हुई, मैंने देखा थायराइड की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, जिस तरह शुगर हो जाना, जोड़ों के दर्दों के मसाइल हो जाना, तो वो शुगर भी ठीक हुई है। तो किस दवाई से हुई है? नट म्यूर जो है मैं अपने हर मरीज़ को 200 ताकत में हर 2-3 दिन के बाद देता हूँ। अगर कोई प्रोग्राम सुन रहा है तो अगर थायराइड को उसको मसला है तो वो बेशक बगैर किसी डॉक्टर के जाने के ये नट म्यूर जो मेडिसिन है 200 में ले,
हर 2-3 दिन के बाद ये क्या करता है कि आयोडीन के जो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है तो ये उसको ठीक कर देती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, थायराइड के अंदर जो गिलड़ सा बन जाता है या उसके जो फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो इसके लिए एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया आयोडाइड के नाम से। तो ये 2 मेडिसिन वो मेडिसिन है जो मेरे पास थायराइड का दुनिया के से कहीं से भी कोई मरीज़ आ जाए, हालांकि मैं क्लिनिक में डेली 2-4 मरीज़ देखता हूँ और मेरे पास कोई 100, 150, 200 से ज़्यादा की तादाद में ऐसे मरीज़ हैं जिनको थायराइड था लेकिन होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करने से ठीक हो गए। अब ये बात मुझे समझ है, मैं जानता हूँ कि थायराइड एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। लोग कहते हैं कि यार इसका तो दुनिया में इलाज नहीं है, ये डॉक्टर साहब कैसे दावा करते हैं, हालांकि मैं दावा नहीं बल्कि मैं मेडिसिन बता रहा हूँ। अगर ये इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करने से, फिर उसको देखा भी जाता है डॉक्टर तो जो है वो उसके मियाज़मेटिक चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो थायराइड के अंदर टीबी होती है, बाज़ मरीज़ों को थायराइड के अंदर कैंसर जैसी कैफियत होती है, तो जब डॉक्टर उसको उसकी मियाज़मेटिक मेडिसिन लगाता है तो वो फौरी ठीक होने की तरफ चला जाता है। उसके पीछे जो चीज़ छुपी हुई होती है जो उसको तंग कर रही होती है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई सिग्नल ही नहीं आता है थायराइड के लिए, तो फिर उसके लिए पिट्यूटरी को भी ट्रीट करना पड़ता है। तो फिर उस चीज़ों को देख के जब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो यकीनी तौर पर बहुत सारी बीमारियों से मरीज़ जो है वो होम्योपैथिक इलाज से निकल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि मोस्टली हम ये सुनते हैं कि मतलब होम्योपैथिक की दवाइयों में स्टीराइड है और वो पहली खुराक से कुछ ऐसा, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बहुत ठंडा इलाज है और आप जब होम्योपैथिक के इलाज पे चले जाएँ तो पूरी ज़िंदगी फिर ये इलाज करते रहते हैं। वैसे एलोपैथी में भी बहुत सी बीमारियों के ऐसे इलाज है कि जो पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब एक बंदे को है तो उसको सारी ज़िंदगी वो दवाई खानी पड़ती है, चाहे वो खाना खाए ना खाए, जी दवाई ज़रूर खानी पड़ती है। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कितने % मरीज़ थायराइड के, क्योंकि एलोपैथी में जो हल हमें नज़र आता है कि रेजेस और उसके अलावा जो है तो ऑपरेट करते हैं और बहुत से कॉमन जो है तो वो उनकी अपनी वो है डायग्नोस करने के बाद वो ट्रीटमेंट्स करते हैं। आप ये बताएं कि एलोपैथी के अलावा मतलब होम्योपैथिक में क्या ऐसी ट्रीटमेंट है कि जिसमें ज़्यादातर मरीज़ों को फ़ायदा हो जाता है, और ये भी बताइएगा कि स्टेज इसकी कितनी है और कौन सी स्टेज जो है वो क्योरेबल है होम्योपैथिक में। हाँ देखें, थायराइड के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आयोडीन की कमी होती है, इसकी कॉजेटिव फैक्टर को देखना पड़ता है कि थायराइड में मसला क्यों पैदा हुआ है, क्या मसला पैदा हुआ है, कैसे मसला पैदा हुआ है, तो वो पूरे सिम्टम्स लेकर उस सिम्टम्स, अभी देखें एक मरीज़ ऐसा आता है जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है और उसका पूरा जिस्म फूला हुआ होता है, मोटापा होता है, लेकिन जब उससे हम पूछते हैं कि आप खाते क्या हैं, तो वो तो कहता है कि यार मैं तो 2 वाले खाता हूँ और मेरा पेट जो है वो भर जाता है। तो इस सिम्टम्स के ऊपर फिर हमें मेडिसिन की तरफ देखना पड़ता है। सही। तो जब हम उनको कैलकेरिया कार्ब देते हैं तो कैलकेरिया कार्ब कर देने से ये फ़ायदा होता है उसको कि वो मरीज़ का जो मोटापा जिस्म फूल रहा होता है कम होना शुरू हो जाता है। थायराइड के पूरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम जब देखते हैं 15-20 दिन के बाद जब वो मरीज़ दोबारा रिपीट आता है, सही, तो उसके तकरीबन 80% मसले हल हुए होते हैं। सही। मेरे ख्याल में मैंने आज तक अपनी क्लिनिक में या अपनी प्रैक्टिस में या बहुत सारे वो डॉक्टर जो दिल लगाकर और इंसानी खिदमत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके पास बड़ी कामयाबियाँ हैं। बाज़ लोग तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, हर फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक का कोई भी अच्छा डॉक्टर होता है जो तशख़ीस करता है, जो अपनी क्लिनिक में मेडिसिन तैयार करके देता है, तो उसको बीमारियों का बहुत सारी बेहतरीन तरीके से आगाही होती है, बल्कि वो बीमारियों के ऊपर रिसर्च करता है और उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर जब तशख़ीस होती है अच्छे तरीके से और उस मर्ज़ के मुताबिक जब मरीज़ को दवाई मिल जाती है तो उसमें 15-20 दिन, साल, महीने, 2 साल नहीं लगते हैं, बल्कि वो क्लिनिक के अंदर ही मरीज़ बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक गलत मिथ है कि होम्योपैथिक का इलाज जो है ये स्लो है, बिल्कुल स्लो नहीं है। जैसा कि थायराइड के वाले से ही बात हो रही है, तो मैं यकीन माने कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ जब हमारे पास आते हैं जो थायरोक्सिन एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कम से कम वो थायरोक्सिन अगर खा रहे हैं या एलोपैथिक की जो भी मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उसमें भी जो मरीज़ एहतियात करते हैं, डाइट करते हैं, तो उनका जो थायराइड का फंक्शन लेवल जो होता है तो वो मैंने बहुत सारे मरीज़ों का नॉर्मल देखा है। लेकिन होम्योपैथी में ये होता है कि वो दवाइयों से भी उनकी जान छूट जाती है और बहुत सारे मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अब एलोपैथी पे हूँ तो होम्योपैथिक पे स्विच कर जाऊँ, या है होम्योपैथिक पे हूँ तो एलोपैथी पे स्विच कर जाऊँ, तो मुझे कितना फ़ायदा या अफाका होगा, कितने % होगा? आप ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं कि जो पहले से एलोपैथी की मेडिसिन पे होते हैं और फिर आप
उनको ट्रीट ऐसा ही करते हैं, तो मतलब आपको उस मरीज़ को क्योरेबल पोजीशन पे लाने में कितना टाइम लगता है? जो हमारे पास थायराइड के मरीज़ आते हैं, जी, क्यूर इनका तकरीबन 6 महीने से 9 महीने के दौरान जो है मतलब प्रॉपर काफ़ी ये ट्रीटमेंट है। प्रॉपर ये सही है। मैंने यकीन माने ये कैलकेरिया आयोडाइड जो है, ये बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो थायराइड के होंगे, पूरी दुनिया से लोग प्रोग्राम सुन रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो जाता है जब उनका गिलोड निकल आता है। जी, मेरे पास ऐसे भी एक 4 सदस्य से पेशेंट आई कि उसका गिलोड इतना था, सही। उसको मैंने कैलकेरिया आयोडाइड 200 में लिखी, 9 महीने तक उसको मैंने इस्तेमाल की है ना, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी गर्दन बिल्कुल नॉर्मल हुई नॉर्मल है। हो गया, सही। तो ये होम्योपैथी वाहिद एक ऐसी साइंस है जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों को आगाही नहीं है। सही। तो ये बुनियादी मकसद हमारा आगाही देना है, और मैं तो दवाएं जो उनकी मेडिसिन भी है वो भी साथ साथ बता देता हूँ। अगर ये खुद भी लेकर बाज़ औक़ात मरीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो उनको फ़र्क ज़रूर फ़ायदा होगा, होगा। लेकिन ठीक होने के लिए डॉक्टर से कंप्लीट कर- इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना इंतहाई ज़रूरी है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ को खुद पर्सनली भी ये कहूँगी कि ठीक है आप मेडिसिन बताते हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स को चाहिए कि वो बाकायदा तौर पे या तो आपसे या किसी और होम्योपैथिक के प्रॉपर डॉक्टर से जो है तो वो ट्रीटमेंट कराएं, खुद से कोई मेडिकेशन ना करें। हम खुद नीम हकीम खतरा जान से जो है तो जान छुड़ाना चाहते हैं। मैं मोस्टली मैं ये बात कहती हूँ कि बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं कि जिन्होंने मेडिकल स्टोर्स या ड्रग स्टोर्स खोले हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी टांगों में दर्द है जी, हमको जाकर बताते हैं टांगों में दर्द है, वो गोली दे देते हैं, हम खा लेते हैं। हमारे सर में दर्द है जी, माइग्रेन है या कोई इशू है, वो मेडिसिन दे देते हैं। इस तरह की मेडिसिन पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसर्न करें। अगर आप अच्छे डॉक्टर को कंसर्न नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आपको लगता है कि फ़ी बहुत ज़्यादा और आप नहीं जा सकते, तो आपको चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए, तो आप उनको कंसर्न करके लें। और अगर आपने डॉक्टर साहब की भी मेडिसिन लेनी है तो मैं यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास आएँ, इनसे कंसर्न करें, इनसे बात करें और उसके बाद मेडिकेशन शुरू करें। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जब आप थायराइड की ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर ये TH3 TH4 फिर ये आप रिवाइज करवाते हैं बार बार या नहीं? जी, बाकायदा मेरी क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आते हैं, जी, ख्वाह उनका तल्लुक थायराइड से हो, शुगर से हो, सही। या किसी भी बीमारी के हवाले से, तो बजाय इसके कि मैं उनसे 1 घंटा लेकर हिस्ट्री लूँ, सही। तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो टेस्ट लिखता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, सही। ठीक है। इस दौर में भी अगर हम सिम्टम्स के ऊपर जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें, एक तो पेशेंट सही तरीके से सिम्टम्स बता नहीं सकता है जी, और अक्सर गलत बता देता है, जिसकी वजह से मेडिसिन की गलत सिलेक्शन हो जाती है और फिर मरीज़ ठीक नहीं होते हैं। हाँ। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लेबॉर्ट्री टेस्टों के ज़रिए हम टेस्ट करवाते हैं और रिज़ल्ट के ऊपर टोटल हमारी क्लिनिक में काम होता है। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 20 साल से हर जुम्मे वाले दिन, आज जुम्मे का दिन है, मैंने जितने पेशेंट भी देखे हैं 60 से 70 पेशेंट देखा होगा। वैसे रूटीन में मैं 1000 रुपया लेता हूँ, सही है। लेकिन जुम्मे वाले दिन में कोई फ़ीस नहीं लेता, फ्री करते हैं आप। फ्री करता ये हूँ। बहुत बड़ी बात और है उसकी आपसे। बुनियादी वजह ये होती है कि आज के दौर में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, और दूसरा ऐसे लोग भी हैं जो दिहाड़ीदारी करते हैं जिनकी मजदूरी 1000 रुपये होती है, जी। तो वो डॉक्टर के पास जाकर इलाज कैसे करवाएंगे। और फिर जो एक विज़िट मेरी क्लिनिक में कर लेता है, फिर वो बाकी जिस दिन में भी आता है, जब तक उसका इलाज ठीक नहीं होता है मैं उससे कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ। अच्छा, मतलब एक ही फीस पे आप प्रॉपर इलाज एक ही- करते हैं। एक डॉक्टर ही साहब फीस ये पे। बताइएगा कि जो आप फीस लेते हैं इसमें मेडिसिन देते हैं या अलग से? हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, रावलपिंडी में हैं और वो भी होम्योपैथिक के बड़े नामी गरामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली। और बहुत दफ़ा उनकी क्लिनिक हमारा जाना हुआ किसी न किसी रेफरेंस से, किसी न किसी वजह से, और आप यकीन मानें कि उनके क्लिनिक पे इतनी रश होती है डॉक्टर साहब, एक दिन पहले नंबर लेना पड़ता है। और बाहर से भी अक्सर मरीज़ आए हुए होते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं या जो भी उनके कॉमन इश्यूज़ होते हैं, और उधर ही अंदर वो मेडिसिन बनाते हैं और उसी में वो जो सारी चीज़ें करते हैं। तो आप ये मेडिसिन साथ ही करते हैं या सेपरेट? मैडम जी, सबसे पहले तो जो आपने बात की है डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के हवाले से, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के अजीम तरीन डॉक्टर हैं, जिनके साथ मेरी उठक बैठक होती है, सही, जिनसे मैं सीखता हूँ, सही। जिनसे मैं पूछता हूँ। उनके सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मेरे ख्याल में 400-500 प्रोग्राम तो होंगे, जी। लेकिन वो भी 3-3 4-4 घंटे के। यकीन माने मैंने सारे सुने हुए हैं। हाँ, वो मैंने बहुत अच्छे 4-4 डॉक्टर घंटे हैं। जी, वो के बहुत 4-4 घंटे के उनके जो प्रोग्राम हैं मैंने सुने हुए हैं, और मैंने ज़्यादातर होम्योपैथी जो सीखी है तो मैंने डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से ही सीखी है। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा कदरदान हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी बदौलत हो आज मैं पेशावर में बैठ के बहुत सारे डॉक्टरों को पढ़ाता भी हूँ, उनको मैं अपने नुस्खे भी बताता हूँ, उन्हीं की सीखी हुई चीज़ें जो मैंने हैं, और फिर इसके अलावा बहुत सारी किताबें जब मैंने पढ़ी हैं तो बहुत सारी बीमारियों में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। आज मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के हवाले से बात करता हूँ
तो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ के इलाज के हवाले से मैं बात करता हूँ तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ दी हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह डॉक्टर जो साहब ये मेरे तो ख्याल में जी, एक इनकलाब है होम्योपैथी के बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हम इंशाल्लाह इन चीज़ों पे तो बात चलती रहेगी। हम बहुत मशकूर हैं आप आए, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया, और यकीनन हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है फॉर्मेट के हिसाब से इतना ही टाइम होता है और इसमें इतनी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, जो हम पूछ सकते हैं वो हम पूछ लेते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स तक एक नॉलेज जो पास ऑन हो रही है वो प्रॉपर और कंप्लीट नॉलेज हो। और यकीनन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। इसी दुआ के साथ मुझे सहरिश मुनव्वर बुखारी को इजाज़त दे, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह निगहबान।